नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील सर केमिस्ट्री में। और आज हमारा चैनल आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 13 जो एमीन वाला पाठ है, उस एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो कंटिन्यू हमने पिछले वाली वीडियो में कुछ इससे पहले हमने गुणधर्म बताए हैं। तो आज हमारा गुणधर्म है छठा गुणधर्म, जिसमें हम जो है एनिलीन की क्रिया जो है वो हम हिंसबर्ग अभिकर्मक से कराते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक से। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5SO2Cl। नाम इसका है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से इसकी क्रिया कराएंगे। तो होगा क्या, यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक एमीन जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सल्फोनिल एमाइड का डेरिवेटिव बनाएंगे। तो ये जो क्रिया है ना वो आपकी वो एसिटामाइड के समान है। ये क्रिया किसके समान है? एसिटामाइड के समान है। तो जैसे हम लोग पहले एसिटामाइड बनाते थे और एसिटामाइड जिससे बनता था वही क्रिया सेम टू सेम है। क्रिया की मैकेनिज्म भी वही है, कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, कोई दूसरी रासायनिक विधि नहीं है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, R बॉन्ड NH, और ये हमारा H जो है वो लिबरेटेड H है, यानी निकलने वाला H। इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? हिंसबर्ग अभिकर्मक से। तो हिंसबर्ग में ClSO2 और यहाँ क्या आ जाएगा C6H5। जब इसके साथ ये क्रिया करेगा तो यहाँ क्या करना है आपको, इस तरीके से HCl लिबरेट कर देनी है। तो माइनस में क्या निकलेगी? HCl। वहाँ जो क्रिया होती थी वो केवल क्या होती थी, COCH3 के साथ। यहाँ जो ये डेरिवेटिव था वह प्रोडक्ट किया था। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है। बाकी का डेरिवेटिव की क्रिया इसी के साथ हो रही है। तो क्या बनेगा, R बॉन्ड NH और बॉन्ड S, ये जो जुड़ा हुआ है वो सल्फर से जुड़ा हुआ है, और क्या होगा C6H5। तो जो बन रहा है ना, इस ये देखिए यहाँ से क्या है, ये पूरा सल्फोनामाइड बन गया। क्या बन गया? पूरा सल्फोनामाइड। तो ये हमारा क्या है, R। तो R कहाँ जुड़ा हुआ है? N से। तो हम क्या लिखेंगे, N एल्किल। और ये हमारी बेंजीन है और ये हमारा सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड। तो ये क्या बन गया, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये डेरिवेटिव बन के हमारा तैयार हो गया। और ये जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव आता है वो सार में विलय होता है। कैसा होता है? सार में। अब सार में विलय क्यों होगा? सार में विलय इसलिए होता है क्योंकि इस सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और इधर बेंजीन लगी हुई है। तो इसका मतलब जो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो इसके साथ बेंजीन के साथ खींच लिया जाता है और ऑक्सीजन के साथ खींच लिया जाता है। तो इसके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाती है तो इस पूरे पर क्या होता है, एक तरह का पॉजिटिव घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाती है, कमी। तो जब कमी हो जाएगी तो इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज की घटना उत्पन्न होगी। जब पॉजिटिव चार्ज की घटना होगी तो ये किसी सार से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सार में किस तरीके से विलय होते हैं, और सार में विलय होने का कारण क्या है वो मैंने आपको ये यहाँ बता दिया। क्योंकि बेंजीन संरचना जो है वो क्या करती है, उसमें अनुनाद की घटना भी पाई जाती है। तो अब यहाँ क्या है, इसी के आधार पर ये दूसरी रिएक्शन हम कौन सी लिखेंगे, R2NH प्लस क्या होगा यहाँ पर Cl के साथ, फिर इसी के साथ क्रिया करा रहे हैं SO2 और C6H5। फिर भी हमारे यहाँ क्या होगा, यहाँ से
2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और अब जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 निकल के आ गया हमारा प्लस HCl। तो अब जो डेरिवेटिव वो यहाँ हो गया, ये जो डेरिवेटिव वो सल्फोनामाइड है, ये बेंजीन है, ये RR है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, N डाई एल्किल, और ये हमारा जो डेरिवेटिव बना है यहाँ से इतना, यानी इस R को हटा दिया जाए तो ये जो डेरिवेटिव बना वो सल्फोनेमाइड, और ये हमारी क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। और ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सार में विलय होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिया आगे की ओर दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो सार में विलेयता जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिस्थापी हाइड्रोजन कैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात H+ के बनने के रूप में हाइड्रोजन नहीं निकल पाता है। जब नहीं निकल पाता है तो यह सार में विलय नहीं होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति को प्रकट नहीं करता है। तो सार में कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का दिखाई देता है। तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनेमाइड से क्रिया नहीं करती है, क्योंकि तृतीयक एमीन में क्या होता है, ये डेरिवेटिव आपका नहीं होगा। तृतीयक एमीन में क्या होगा, R3N होता है, प्लस Cl से क्रिया करने के लिए इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो C6H5 आगे ये क्या होगी, नो रिएक्शन, इसमें आगे कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्रिया नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव है ना, वो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है वो विभेदीकरण के लिए अधिक उपयोगी होता है। कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का जो विभेदीकरण करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो हम क्रिया किसके साथ करा देते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी प्राइमरी एमीन है, कौन सी सेकेंडरी एमीन है, कौन सी टर्सरी एमीन है। क्योंकि प्राइमरी एमीन के साथ जो डेरिवेटिव बनता है वो सार में विलय होता है, सेकेंडरी एमीन के साथ जो भी डेरिवेटिव बनता है वो यहाँ हाइड्रोजन न होने, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, अम्लीय प्रकृति प्रकट करेगा और सार के साथ विलय होगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये सार के साथ विलय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर H+ नहीं है। और जो यहाँ पर हम टर्सरी एमीन में देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये क्रिया नहीं करेंगे, अर्थात ये कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। तो ये हमारी क्या रही इसकी, एनिलीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में विभेदीकरण भी रहा। तो आगे रिएक्शन इसकी और देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखें। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो इसकी अनुनादी संरचनाओं से देखी जाती हैं। किसे देखी जाएंगी, अनुनादी संरचनाओं से। तो एनिलीन की अनुनादी संरचना को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है, NH2, और NH2 के पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब NH2 के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के अंदर जाता है तो ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाता है ना। तो एक बार बॉन्ड टूट के यहाँ आया, जब एक बार बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा, तो हमारे पास 3 कंडीशन हुई। एक तो ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। इन तीनों कंडीशनों पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। और यह कंडीशन कौन सी कहलाती है, ऑर्थो। यह भी ऑर्थो कहलाती है। और यह कंडीशन कौन सी कहलाती है, पैरा। तो जो इलेक्ट्रॉन योगी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी वो ऑर्थो पर होंगी, ऑर्थो पर होंगी और पैरा पर होंगी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि
एनिलीन के साथ जो क्रिया हो रही हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन पर होगी, वो मैंने कंडीशन है आपको पूरी अनुनादी संरचनाओं को बिना दिखाए हुए मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होंगे, और जब कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होंगे, कहाँ कहाँ डिलोकिलाइज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ कहाँ बनेगा, और वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बनेगा वहाँ ऋणावेश आ जाएगा, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक आएंगे। तो क्रियाएं जो है वो इस कंडीशन पर होंगी। तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है वो है ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण। तो इसकी हम क्या करेंगे, ब्रोमीनीकरण की क्रिया कराएंगे। तो ब्रोमीन जो है वो जलीय माध्यम में क्रिया कराता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर एनिलीन, यहाँ ले लिया हमने NH2, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस पर क्या एक अंक की इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस क्रिया किससे कराएंगे हम, Br2 से। तो फर्स्ट और टर्म Br2 में क्या होगा, H2O, यानी हम क्या लेंगे, अम्लीय माध्यम, जलीय माध्यम लेंगे। तो फर्स्ट और फर्स्ट क्या होगा, क्रिया होगी आपकी इन कंडीशन पर, क्रिया कहाँ होगी आपकी, इन कंडीशन पर क्रिया होगी। तो ये क्रिया जो है स्टेप टू स्टेप होती है। क्रिया कैसी होगी, ये क्रिया जो है वो स्टेप टू स्टेप होती है। तो स्टेप टू स्टेप क्रिया करने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा आपको, और ये दोनों डेरिवेटिव जो है एक बार नहीं बनते, एक साथ बनते हैं। तो यहाँ क्या ले लिया हमने NH2। अब हमारा Br यहाँ भी जुड़ेगा, और दूसरे डेरिवेटिव में हमारा Br यहाँ भी जुड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, NH2 दूसरी कंडीशन में हमारा Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। तो ये Br की कंडीशन जो है वो ऑर्थो पर हो गई, और यहाँ Br की कंडीशन कौन सी हो गई, पैरा पर हो गई। फिर अगर हमारी पास फिर क्रिया होगी, किसकी, Br2 की फिर क्रिया होगी। तो जब फिर Br2 की क्रिया होगी तो आगे क्या होगा, आगे अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्रिया होगी, और ये डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्रिया होगी। तो कुल मिला के अब जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो एक ही डेरिवेटिव प्राप्त होगा, इससे और इससे। क्या होगा हमारा NH2। अब देखिए क्या है, अगर Br यहाँ लगा हुआ है तो Br हमारा यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा आपका, पैरा कंडीशन पर। और अगर Br यहाँ लगा हुआ है तो Br यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ही डेरिवेटिव बनेगा अगली बार। फर्दर अगर रिएक्शन इसकी करा दी जाए ब्रोमिनेशन की, तो अब बचा एक हमारा ये कंडीशन, तो हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी NH2, और यहाँ आपका Br एक बार जुड़ चुका है, दूसरी बार Br यहाँ जुड़ चुका है, और तीसरी बार एक ही कंडीशन रह जाती है, उसमें Br आपका यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरीके से हर स्टेप में क्या होगा, माइनस का एक HBr निकलेगा, यहाँ भी माइनस का एक HBr निकलेगा, और यहाँ भी माइनस का एक HBr निकलेगा। यहाँ Br2 की क्रिया कराएंगे। तो इस तरीके से ये क्रिया जो है वो हम स्टेप टू स्टेप ना करा के एक बार में भी करा सकते हैं। क्या कि हम अगर इसकी क्रिया इस तरीके से करा दें, किसने से, 3Br2 से। तो 3 जब Br2 से क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो और एनिलीन बनेगा। ये आपको डेरिवेटिव बनके तैयार होगा। तो ब्रोमिनेशन की क्रिया जो है वो इस प्रकार कराएंगे, और ब्रोमीन जलीय माध्यम में लेंगे। इसमें रूम टेम्परेचर पे क्रिया करा सकते हैं, कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपने क्या सीखा, ब्रोमिनेशन की क्रिया सीख ली है। अगला क्या है, अगर हम इसका ये हमारी, फिर हम अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे, अगर हमें इसका सिंगल डेरिवेटिव प्राप्त करना हो, कितना, सिंगल डेरिवेटिव प्राप्त करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो एनिलीन है NH2, और NH2 पे क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है।
तो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये एमीन जो है वो क्या करेगी, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके दूसरे परमाणुओं के साथ भी, दूसरे यौगिकों के साथ भी क्या करती है, क्रिया कर लेती है। और क्रिया करने के कारण क्या होता है, सबसे पहले हम इस समूह को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले इस समूह को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि यह किसी क्रिया कारक के साथ क्रिया करके क्रिया न करे और दूसरा जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको न रोके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, CH3COO एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, अम्ल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एनहाइड्राइड। जब इससे क्रिया करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव बनेगा, ये जो समूह है, क्योंकि ये अम्ल की तरह कार्य करता है, ये क्षार की तरह कार्य करता है, तो सबसे पहले इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर NH, और यहाँ से एक H जाएगा वो एसिटिक अम्ल लिख लेगा, और यहाँ क्या बनेगा COCH, ऐसे लिख सकते हैं इसको, OC और CH3। ये क्या है, एन फेनिल और एसिटामाइड है, एथेनामाइड भी कहते हैं, एसिटामाइड भी कहते हैं, एन फेनिल एसिटामाइड, एसिटामाइड, एथेनामाइड भी कह सकते हैं, इसका क्या नाम है, एथेनामाइड, एथेनामाइड। ठीक, ये एक ग्रुप हमने प्रोटेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या करा दिया, इसका ब्रोमिनेशन करा दिया, और जब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इसके 2 डेरिवेटिव प्राप्त होती है, और ज़्यादातर मात्रा में जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है वो आपका पैरा डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या लिखा हमने, NHOC और CH3, और ये हमारा डेरिवेटिव क्या बन गया, पैरा का, यानी इसका नाम क्या होगा, एन पैराफेनिल, एन, इसका नाम क्या होगा, एन पैराफेनिल एसिटामाइड, एसिटामाइड इसका नाम हो जाएगा, जो कि मोन डेरिवेटिव है। अब मेन डेरिवेटिव इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे HOH। जब इसका HOH करेंगे तो यहाँ से HOH होगा, तो यहाँ क्या निकलेगा, CH3COOH, और अगला जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2, और यहाँ आपका ब्रोमीन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रोमीन का सिंगल और मुख्य डेरिवेटिव प्राप्त करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एमीन समूह को प्रोटेक्ट करने पड़ेगा, एमीन समूह को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस समूह को दिखा दिया, ये आपकी क्रिया दिखा दी। दूसरा हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को हटा दे रहे हैं, यहाँ से हमारे पास जगह थोड़ी कम है। अगला हम क्या लिखेंगे, नाइट्रीकरण। ठीक है, तो नाइट्रीकरण करने पर एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से जो नाइट्रो व्युत्पन्न के अतिरिक्त अन्य कोलतारी उत्पाद, ऑक्सीकरण उत्पाद भी प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो ये डेरिवेटिव भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और इसके अलावा जो होता है वो प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके, प्रबल माध्यम में क्या होती है, एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके और एनिलियम आयन बनाती है, तो मेटा निर्देशक भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, वैसे तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो एनिलीन होती है, देखिए यहाँ पर ये एनिलीन है NH2, इस पर क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जब यहाँ रहेगा तो ये यहाँ घूमेगा, एक कंडीशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा तो अगली कंडीशन में यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड जब यहाँ घूमेगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ऑर्थो डैश और पैरा। लेकिन नाइट्रीकरण में क्या होता है, कुछ मात्रा में आपका मेटा डेरिवेटिव भी बनता है, और मेटा डेरिवेटिव बनता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एनिलीन से सीधे नाइट्रीकरण से नाइट्रो व्युत्पन्न के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य डेरिवेटिव भी प्राप्त होते हैं, जो ऑक्सीकृत होकर के प्राप्त होते हैं।
प्रबल अम्लीय माध्यम में हम क्रिया कहाँ कराएंगे, क्रिया जो भी हम करके दिखाते, देखिए आपको NH2 क्रिया किसके साथ कराएंगे हम, HNO3 के साथ। यहाँ उपस्थिति किसकी लेंगे, H2SO4, ये दोनों सांद्र हैं और हम क्या करेंगे 288 केल्विन ताप ले लेंगे। 288 केल्विन ताप का मतलब है रूम टेम्परेचर की बात है। तो जब अभी देखिए ये दोनों चीजें कैसी हैं, प्रबल हैं, ये दोनों चीजें कैसी हैं, प्रबल है। तो प्रबल है तो कुछ मात्रा में हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर H+ लगेगा। तो जब H+ लगेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी हो जाएगी। तो पहले हम नाइट्रीकरण करके ये दिखा देते हैं। ये आपका क्या बनेगा, नाइट्रो समूह जो है वो आपका कहाँ जुड़ेगा, NO2 यहाँ पर भी जुड़ेगा। दूसरा ये मुख्य उत्पाद है, ये उत्पाद कैसा है, यहाँ पर ये मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। और दूसरा डेरिवेटिव आपका ये बनेगा NH2 और NO2, ये हमारा क्या है, मुख्य उत्पाद, और ये हमारा क्या है, कम मात्रा में उत्पाद होता है। कम का मतलब ये हमारा 2% में आता है, कम मात्रा में होता है। लेकिन अब आगे देखिए, ये क्या है, दोनों अम्ल हैं, ये क्या है, दोनों अम्ल हैं, और दोनों अम्ल प्रबल भी है। प्रबल का मतलब प्रबल है, और इनमें क्या है, ये सांद्र भी लिए गए हैं। ये दोनों सांद्र हैं, कैसे हैं, ये भी हमारा सांद्र है और यहाँ पर ये भी हमारा सांद्र है। तो जब सांद्र के अंदर क्रिया कराई जाएगी तो ये H+ को अधिकता में प्रोवाइड कराएंगे। जब H+ को अधिकता में प्रोवाइड कराएंगे तो इस जो अमीन समूह है उस अमीन समूह पे क्या हो जाएगा, NH2 पर H+ की भी क्रिया हो जाएगी। जब H+ की क्रिया हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एरिलीनियम आयन बन जाएगा। यहाँ बन गया NH3 पॉजिटिव। और जब NH3 पॉजिटिव बन जाएगा तो जो बेंजीन के अंदर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन ये उधर कहाँ भागेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे। जब ऊपर की ओर भागेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ भी आएगा, ये भी ऊपर की ओर भागेंगे, ये कहाँ भागेंगे, ये इधर की ओर भागेंगे, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये इधर की ओर भागेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। यानी इस 3 कंडीशन, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा। तो उस समय अगर जब ये इस कंडीशन में होगा तो उस समय भी इसका क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। और जब उस समय नाइट्रीकरण होगा तो ये जो डेरिवेटिव है वो आपको NO2 मेटा कंडीशन पर भी प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से क्या है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मेटा डेरिवेटिव भी प्राप्त होता है। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, वो क्रिटिकल कंडीशन ये वाली होगी जिसको इसमें दिखाया नहीं गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इस डेरिवेटिव का भी इसमें संशय रहता है। तो जब इस डेरिवेटिव का भी संशय रहता है तो यहाँ पर आपका एक डेरिवेटिव और बनेगा, वो कौन सा होगा, नाइट्रो डेरिवेटिव, वो होगा मेटा का। तो यहाँ का लिखा आपने NH2 और यहाँ भी बनेगा NO2। तो ये हमारा 2% में निकल गया, ये हमारा 51 में बनता है 1% में, और ये जो बनता है वो हमारा 47% बनता है। तो इस तरीके से आप जो है एमीन का नाइट्रीकरण करेंगे तो इस तरीके से ये सारे डेरिवेटिव भी आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। अगर इसका मोनो डेरिवेटिव प्राप्त करना है, एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा नाइट्रो समूह का क्या कर देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको, इस समूह को हम प्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि नाइट्रीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नियंत्रित मात्रा में केवल पैरा व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अगली कंडीशन के लिए क्या आ गया, NH2 क्रिया किसके साथ करा दी हमने, CH3CO का होल ट्वाइस O। आगे क्या बनेगा हमारा, NHOC और CH3 क्रिया, फिर हम क्या करेंगे, इसकी HNO3 के साथ क्रिया करा देंगे तो आपको मेन डेरिवेटिव प्राप्त होगा। दोनों क्रियाओं को हम साथ में ही लिख देते हैं, वैसे चलो हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या बनेगा आपका NHOC और CH3
3, यहाँ क्या बन जाएगा आपका NO2। अब इसका क्या कर देंगे हम, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर देंगे। और जब जल अपघटन करेंगे तो आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, NH2 और NO2, ये आपको नाइट्रो डेरिवेटिव इसका प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो नाइट्रो डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है वो मुख्य उत्पाद के रूप में आ रहा है, सिंगल उत्पाद है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो और एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन डेरिवेटिव आपको ये प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार इसी टर्म में दूसरी क्रिया भी मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन इस प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सारी बता देता हूँ इसकी। तो वो है सल्फोनीकरण। अगली क्रिया कौन सी इसकी, सल्फोनीकरण। अगली क्रिया है इसकी सल्फोनीकरण। तो एनिलीन क्या करती है, सल्फोनीकरण जो है एनिलीन का वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है, NH2 क्रिया कैसे कराई जाती है, H2SO4 के साथ में। और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 453 केल्विन ताप जो है ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें जब क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है और प्रबल अम्ल है, तो ये सबसे पहले इसके साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, एमीन समूह के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NH। ठीक, NH, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना इसको, भाई यहाँ से क्या जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा आपका H, और H इसके पास पहुंचेगा तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक, NH3 क्या बनेगा, पॉजिटिव। और यहाँ क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि अम्ल ने क्या किया, इसको होल्ड कर लिया। जब अम्ल होल्ड करेगा उसके बाद हम क्या करेंगे इसका, फिर हम सल्फोनीकरण करेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, मेन डेरिवेटिव आपका बनेगा ये वाला NH2। ठीक है, इसकी उपस्थिति में रीअरेंज भी हो जाएगा। तो पुनर्व्यवस्थित कर दें इनको हम, रीअरेंज, पुनर्व्यवस्थित। तो जब पुनर्व्यवस्थित होगा तो यहाँ क्या बनेगा आपका SO3 और H, SO3 H। लेकिन यहाँ निकलने वाला जो कंडीशन होगी वो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो अगला जो ये डेरिवेटिव बना हमारा उसे कहते हैं हम क्या, सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर जो डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, एक क्रिया होती है। क्या क्रिया होगी, देखिए यहाँ क्या है, ये अम्लीय प्रकृति का है, कैसा है, अम्लीय। और ये डेरिवेटिव कैसा है, क्षारीय है। तो क्षार क्या करेगा, क्षार की प्रकृति होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और अम्ल की होती है प्रोटॉन को दान करने की। तो ये डेरिवेटिव आपस में क्या होते रहेंगे, प्रोटॉन के कारण इंटरचेंज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, ये प्रोटॉन के कारण ये इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, SO3 माइनस बन जाएगा। वापस क्या करेगा, ये अम्लीय हो गया और ये क्षारीय हो गया। तो ये क्रिया वापस यहाँ आएगी और ये वापस यहाँ पहुँच जाएंगी। तो इसे कहते हैं हम उभयनिष्ठ आयन, उभयनिष्ठ आयन। और उभयनिष्ठ आयन को ही कहते हैं ज्वेटर आयन। क्या कहते हैं इसको, ज्वेटर आयन। ये ध्यान में रखेंगे, ज्वेटर आयन करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये ज्वेटर आयन हो गया और उभयनिष्ठ आयन हो गया। तो आज जो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं इसकी इतनी ही है। आगे हम आपकी इसकी जो क्रियाएं होंगी वो आगे आपको और बताएंगे। तो एनिलीन के आज इस वीडियो में इतनी ही अभिक्रियाएं हैं। आगे की क्रियाएं जो है वो हम किसी दूसरे टॉपिक की लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।
हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।